जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। जी कैसे हैं आप सब? फाइन सर। थोड़ा विलम्ब हो गया मुझे क्लास में आने में, थोड़ा एक दो कॉल आ रही थी भाई, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर कल कौन से सेक्शंस कवर करवाए थे आपने? कल की वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, यूट्यूब पे जाइए और वीडियो देखिए, ठीक है। पूरी क्लास मिल जाएगी आपको। ठीक है भैया। अगर किसी की क्लास बाय चांस छूट जाती है तो ये आपकी पूरी रिकॉर्डेड क्लास NVR लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहती है। आप जाइए। चैनल सब्सक्राइब तो सभी ने कर रखा होगा, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ। जिसने नहीं किया हो कर लीजिए, ठीक है। और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो लास्ट क्लास में हम लोग सेक्शन 142 डिस्कस कर रहे थे, जो कह रहा था बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। 142 बताता है कि कब आपको ये माना जाएगा कि आप विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हैं। ये कह रहा था कि whoever being aware of facts which render any assembly an unlawful assembly intentionally joins that assembly or continues in it is said to be a member of an unlawful assembly। ये कह रहा है भाई कि जो कोई उन तथ्यों से परिचित होते हुए कि किन तथ्यों से कि जो किसी जमाव को विरुद्ध जमाव बनाते हैं। मान लीजिए आपको पता है कि वो जो जमाव है वो 141 में जो हमने 5 परिस्थितियां पढ़ी हैं, उन 5 में से किसी एक या एक से अधिक किन्हीं परिस्थितियों को कवर कर रहा है वो जमाव, और ये आप जानते बूझते उस जमाव से जुड़ते हैं या उसमें बने रहते हैं, तो आप विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हैं। ये 142 बोल रहा है। इज दैट ओके? 143 बात करता है Yes, sir. पनिशमेंट की। पनिशमेंट किस चीज़ का? ये दंड बता रहा है विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होने का क्या दंड है, ये 143 बता रहा है। 143 बोल रहा है कि whoever is a member of an unlawful assembly shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine or with both। तो जो ऐसे विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा तो उस विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होने मात्र से ही उसको 143 के लिए पेनल्टी बताई है। और यहाँ पेनल्टी कितनी है? 6 माह तक की सज़ा का प्रावधान है, या जुर्माना या दोनों। इज दैट ओके? Yes, sir. जी। वन 144 घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने की बात करता है। 145 किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि इसके बिखर जाने का समादेश दिया गया है, सम्मिलित होना या उसमें बने रहना बताता है। समादेश कौन देता है भाई? मान लीजिए कोई विधि विरुद्ध जमाव नज़र आ रहा है और उसको डिस्पर्स के मतलब कि उसको विखंडित होने का समादेश जारी कर दिया गया है, ठीक है। 144 आप स्वयं देख लीजिएगा। 145 देखते हैं। ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग इन अनलॉफुल असेंबली नोइंग इट हैज़ बीन कमांडेड टू डिस्पर्स। whoever joins or continues in an unlawful assembly knowing that such unlawful assembly has been commanded in the manner prescribed by law to disperse shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। तो देखिए, अगर किसी विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर होने का आदेश दिया जा चुका है और उस आदेश की जानकारी के बावजूद आप उसमें बने रहते हैं, तब सज़ा का जो मापमान है वो हो जाता है 2 वर्ष या जुर्माना, ठीक है। अप टू 2 ईयर है, यानी कि 2 साल तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों। 145 समझ आया कुछ? ये डिस्पर्स करने का आदेश कौन देता है नॉर्मली?
सर डीएम देगा? हाँ, मजिस्ट्रेट, कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो सकता है ना। वो उद्घोषणा करते हैं, भाई आप जो है यहाँ से हट जाइए, आपकी जो ये सभा है ये अनलॉफुल है और आप यहाँ से हट जाइए, तितर बितर हो जाइए। और फिर भी अगर नहीं कोई सुनता है तो यहाँ 145 में तो कवर होगा ही होगा, साथ में चार्ज भी किया जा सकता है तितर बितर करने के लिए। अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसे जमाओं पर फिर पुलिस जो है अपनी जो लाठी नामक यंत्र होता है उसका इस्तेमाल करती है और फिर डिस्पर्स होते हैं लोग, फिर भागते हैं इधर उधर, पानी की बौछारें करना, लाठी चार्ज करना, इस टाइप के आपने बहुत सारे मामले देखे होंगे। लेकिन पहले वो आंसू गैस के गोले भी छोड़ते हैं, आंसू गैस के गोले, टीयर गैस, बिल्कुल टीयर गैस भी छोड़ी जाती है जी। नॉर्मली सर पीसफुल प्रोटेस्ट को भी ये बोल देते हैं कि अनलॉफुल असेंबलीज को डिक्लेयर कर दिए तो आपको जाना होगा यहाँ से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। वो डिक्लेरेशन पहले माइक पे करते ही हैं, बोलते हैं कि भाई आप यहाँ से हट जाइए, आपकी जो ये सभा है ये अनलॉफुल है, आप जो है भाई विधि के किसी आदेशिका का उल्लंघन कर रहे हैं, या आप किसी जो भी 141 में हम लोग 5 परिस्थितियाँ पढ़ के आए हैं उनमें से कोई भी हो सकती है। पर सर 145 का गलत यूज हो रहा होता है वहाँ पे, डिसेंट एक्सरसाइज कर रहा है कोई कॉन्स्टिट्यूशन की दी हुई, उसको 145 यूज करते हुए हम गलत बोल देते। हाँ देखो, गलत सही तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। वो तो सब फैक्ट टू फैक्ट आप लोग देखते ही हैं कि क्या होता है धरातल पे, क्या होता है और किताब में क्या होता है। इसे तो ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है ना। 146 बात करता है राइटिंग, बलवा करना। बलवा शब्द आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। ये कह रहा है whenever force or violence is used by an unlawful assembly or by any member thereof in prosecution of the common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of the offense of rioting। जब किसी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा, ठीक है। और बलवे के लिए दंड बताया कहाँ है? 147 में। 147 में बलवे के लिए दंड का प्रावधान बताया है। यहाँ कह रहा है whoever is guilty of rioting shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। जो कोई बलवा करने का दोषी होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। आपने देखा होगा अक्सर जब 5 या 5 से अधिक लोग किसी लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व होकर FIR होती है तो वहाँ 147, 148, 149 ये धाराएं अपने आप कूद काद के आ जाती हैं वहाँ। ऐसा देखते होंगे ना, बहुत सी FIR आपने पढ़ी होंगी ऐसी कि जहाँ 5 या 5 से अधिक लोग इन्वॉल्व हो गए किसी लड़ाई झगड़े में तो वहाँ उसको बलवा की धाराओं में बुक किया जाता है। क्यों कुलदीप? जी सर जी। 148 कह रहा है राइटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन, घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करेगा तो यहाँ सज़ा 3 साल की हो जाएगी 148 में। 147 में जो बलवा हो रहा है वहाँ आपके पास घातक आयुध नहीं है, 148 में घातक आयुध है। ये अंतर है 147 और 148 में, ठीक है। क्योंकि घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा होगा तो वहाँ मृत्यु होने की संभावना हो जाएगी ना। ये कह रहा है कि जो कोई घातक आयुध से या किसी ऐसी चीज़ से जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी संभाव्य हो सज्जित होते हुए बलवा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। क्लियर है अनु? समझ आ रहा है? जी सर। जी। अब 149
काफ़ी महत्वपूर्ण धाराओं में से एक है। अक्सर 34 और 149 का डिफरेंस पूछा जाता है मेंस एग्जाम्स में, है ना। तो 149 क्या कह रहा है? 149 कह रहा है एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली or such as the members of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object, every person who at the time of the committing of that offense is a member of the same assembly is guilty of that offense। क्या समझे? वन 149 ये कह रहा है कि विधि विरुद्ध जमाओं का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी होगा। जी, यदि विधि विरुद्ध जमाओं के किसी सदस्य द्वारा उस जमाओं के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाओं के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव्य जानते थे, तो हर व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाओं का मेंबर है, सदस्य है, उस अपराध का दोषी होगा। जी अनु, दीप्ति, कल्पना, क्या 149 से आपको समझ आ रहा है? 149 आपको क्या दिख रहा है इसमें? सर इसमें ये है कि ये मतलब जो 149 का जो विधि विरुद्ध जमाव है कम से कम 5 लोगों का होना इसमें बहुत ज़्यादा मतलब 5 लोगों का होना ज़रूरी है। ये तो सारी स्टोरी हम पढ़ के आए हैं पीछे, है ना। विधि विरुद्ध जमाव अपने आप में ही कह रहा है, 141 कह रहा है 5 या 5 से अधिक, वो बात तो छोड़ दीजिए। अब तो 149 क्या कह रहा है इस पे थोड़ी कोशिश कीजिए समझने की, समझाने की कि 149 क्या कह रहा है और क्यों इसकी 34 से तुलना की जाती है। शोभित, जी 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 दोनों में विकेरियस लाइबिलिटी होती है सर। प्लस दोनों में सर ये होता है कि मेंबर जो है, जो भी ग्रुप का मेंबर है, यहाँ तो खैर एक नंबर दे दिया स्पेसिफिक, वहाँ पे 2 आदमी भी सफिशिएंट है, यहाँ मिनिमम 5 चाहिए, 5 आदमी मिनिमम है रिक्वायर्ड। वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे प्रायर मीटिंग होनी चाहिए, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए। यहाँ पे ऑन द स्पॉट भी वो हो सकता है। और यहाँ पे दोनों की आपस में कोई कंसल्टेशन ना हो तो भी कॉमन ऑब्जेक्ट हो सकता है। कोई कंसल्टेशन की आवश्यकता नहीं, कंसल्टेशन और कॉमन इंटेंशन वो होना जरूरी। मतलब एक तरह से 34 से थोड़ा सा वाइड कंसेप्ट है इसका। आपकी आवाज़ कट रही है, डिस्टर्ब हो रही है, पूरी क्लियर नहीं आ रही है इस साइड। शोभित जी, देखिए 149 चाहिए। हाँ, और यहाँ आपकी आवाज़ नहीं आ रही है शोभित, थोड़ा सा आप एक बार एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन कीजिए। जी सर यहाँ पर इंटेंशन वर्ड यूज नहीं हुआ, वहाँ पे इंटेंशन वर्ड यूज होता है। और जैसे भी शोभित जी कह रहे थे वो सिमिलरिटी 34 में भी है सर कि दैट कैन बी डेवलप्ड एट द स्पर ऑफ मोमेंट एज वेल, कि जरूरी नहीं है कि पहले आपका मीटिंग ऑफ माइंड होता। देखिए और वहाँ शब्द आया है कॉमन इंटेंशन और यहाँ आया है कॉमन ऑब्जेक्ट और नॉलेज है सर यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे इंटेंशन वर्ड नहीं है और इसमें आपका केवल और केवल वहाँ उपस्थित होना मात्र, उस जो वो अनलॉफुल असेंबली है उसके आप मेंबर हैं। और मेंबर वाली बात कहाँ बताई है अभी पीछे, कौन सी धारा में पढ़ के आए हैं? विधि विरुद्ध जमाओं का सदस्य होना
सर 142 सर 142 में पढ़ा है। हाँ, तो 142 की शर्तें पूरी करते हुए यदि आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर मात्र हैं और आप उसमें बस मेंबर हैं, बाकी कृत्य जो है वो कोई अदर मेंबर कर रहा है उस अनलॉफुल असेंबली का, तो आपने जो है ना तो मस्तिष्क का मिलन हुआ आपका, बस आप जानकारी के साथ वहाँ उनके साथ मौजूद हैं। ठीक है, तो जो 149 का कंसेप्ट है ये एक वाइडर कंसेप्ट है रादर देन 34। सर इसमें सिर्फ एक चीज छुड़ा सकती है, अगर छुड़ा सकती है तो वो मतलब कि बहुत ही रेयर है और बहुत ही दूरी पे देखी जा सकती है कि अगर कोई ये प्रूव कर सके कि मेरे को एक तो पता नहीं था कि इस जो असेंबली थी इसका कॉमन ऑब्जेक्ट ये था। बिल्कुल बिल्कुल, बस एक ये चीज है। हाँ वो अदरवाइज आप प्रेजेंट हैं। बस आपके ऊपर भार है, आप साबित करें कि आपको ज्ञान नहीं था ऑब्जेक्ट का। जैसे कि कल की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कुछ लोग जो वहाँ के लोकल लोग थे उन लोगों को भी पार्टी बना दिया जी। जिनका वहाँ घर था, तो वो स्वाभाविक रूप से उनका वहाँ होना मतलब एक ये स्वाभाविक सी बात है। और एक चीज़ ये भी है कि यहीं जहाँ कुछ थोड़ा बहुत दंगा फसाद, कुछ झगड़ा फसाद हो रहा हो तो हम लोगों को नाक घुसेड़ने की आदत भी होती है। ये सब मेरी हाँ शोभित जी सर, आवाज मेरी क्लियर है? हाँ, अब बेहतर है, पहले से अच्छा है जी। इसमें सर सब्सटेंशियल जो डिफरेंस है दोनों सेक्शंस में, वो सब्सटेंशियल डिफरेंस तो यही है कि जो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड है, प्री अरेंज्ड जो प्लान होता है, हाँ, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होती है, वो 34 में एक्यूट होना चाहिए, मस्ट है। और होना यहाँ भी सकता है, बट यहाँ पे क्या होता है कि जो कॉमन ऑब्जेक्ट है इसमें नेसेसरीली वो रिक्वायर्ड नहीं है। नहीं भी हो तो भी कॉमन ऑब्जेक्ट में उतना ही लाइबल माना जाएगा। वो ये प्ली नहीं दे सकता है कि मेरा कोई प्री अरेंज्ड इसमें प्लान नहीं था हमारा। बस मेयर नॉलेज इज सफिशिएंट। यहाँ आपको ज्ञान है अगर उसके ऑब्जेक्ट का, तो आपका ज्ञान पर्याप्त है बस। जी हाँ, वहाँ ज्ञान से ज्यादा नंबर है कि वहाँ पे दूसरा डिफरेंस नंबर का है कि वहाँ 2 लोग भी कॉमन इंटेंशन हो सकती है, यहाँ मिनिमम 5 रिक्वायर्ड है। मिनिमम 5 रिक्वायर्ड है। और अगर कॉमन ऑब्जेक्ट जो है वो कॉमन इंटेंशन को इन्वॉल्व नहीं करता है सर, तो सब्स्टिट्यूशन हो सकता है सेक्शन 34 का 149 तक में, क्योंकि वो प्रेजुडिस करेगा एक्यूज को। बिल्कुल। हाँ कुलदीप जी, आप क्या कह रहे थे? सर यही चीज सर जिस जो इन्होंने लास्ट में बताई भी शोभा जी ने कि बेल में ना एक बार इसमें सीए के जो केसेस थे उसमें ग्राउंड लिया गया था कि जो ग्रुप था उसने प्राइवेट डिफेंस में अटैक किया। उनका कॉमन ऑब्जेक्ट था ही नहीं इस असेंबली का ऐसा करने को, तो कॉमन ऑब्जेक्ट जो इन्होंने हर जगह रिपीट कर रखे हैं उस पर फोकस करते हुए उन्होंने उनका ऑब्जेक्ट ही दूसरा बताया सर। मतलब कि आप जो है चूंकि जो आप अटैक कर रहे हैं वो सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं जी और सेल्फ डिफेंस उठा के मार रहे हैं। हाँ, हमारे पास ना कोई वेपन्स है, तो दूसरा ग्रुप आया है वो हमें मारने आया है, तो हमने स्टोन मारने शुरू कर दी। हाँ, और सेल्फ डिफेंस में किसी पे हमला करना 141 के किसी भी पार्ट में नहीं आता है जी, है ना जी। चलिए, बहुत अच्छा। तो 149 सरसरी तौर पे आप समझ गए। किसी को कोई दिक्कत? कल्पना, अनु, दीप्ति? नो सर। मतलब कि दिक्कत नो या समझे नो? इस नो को क्या समझूं मैं? समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए नो। अच्छा जी। कल्पना, आप चुप हैं आज, आप कोई जवाब नहीं दे रही हैं। आ गया बिल्कुल। चलिए, 149 के बाद भाई 150, 151 है ना, 152 और 153, ये सब आपके सेल्फ स्टडी के मैटर हैं, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है।
अब इसमें 153A इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, है ना। देखिए मैं स्किपिंग करा रहा हूँ, आप इसको सेल्फ पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। मैं यहाँ स्किपिंग इसलिए करा रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा एक्ट हम लोग डील कर रहे हैं। इसकी अगर प्रत्येक सेक्शन को हम यहाँ डिस्कस करेंगे तो ये बहुत लंबा आपका समय लेगा। तो बाकी ये जो मैं स्किपिंग वाले सेक्शन करा रहा हूँ, इनको मैं आपको सेल्फ पढ़ने से मना नहीं कर रहा हूँ। आप इनको सरसरी तौर पे पढ़ सकते हैं, कोई पढ़ने पर रोक नहीं है। लेकिन यहाँ डिस्कशन वो मेन क्वेश्चन, मेन सेक्शंस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, ठीक है। अब 153A कहता है प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज एट्सेट्रा एंड डूइंग एक्ट्स प्रीजुडिशियल टू मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी। 153A कह रहा है धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। देखिए जो 153A है, ये आप देखिए कि हमारे देश में रोज़ाना के झगड़े इस तरह के मिलते हैं, कभी धर्म के आधार पे, कभी मूल वंश के आधार पे, कभी जन्म स्थान के आधार पे, कभी निवास स्थान के आधार पे, भाषा के आधार पे। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि तमिलनाडु में बड़ा कहर बरपा, कुछ खबरें आई थी इस तरह की कि वहाँ जो इधर बिहार साइड के जो लोग थे उनके ऊपर कुछ वीडियोस आई, पता नहीं वो कैसी कितनी उसमें सच्चाई थी, क्या स्थिति थी। पर इस तरह के मामले अभी रिसेंटली जो हुए हैं वो तमिलनाडु के अंदर देखे गए हैं। उससे पहले महाराष्ट्र के अंदर भी बहुत सारे मामले आपने सुने होंगे। हाँ, बर्थ ओरिएंटेड कुछ था ना सर? है जी, क्या कह रहे शोभित? वो तो बिहारी और मद्रासी का कुछ विवाद। हाँ, वही तो कह रहा हूँ मैं भाई, क्षेत्रवाद के मामले हैं। आप मतलब कि आप भाषा के आधार पे झगड़े हो रहे हैं। आपने देखा होगा पहले महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे ऐसे मामले हुए, जो एक मनसे नाम की वहाँ एक पार्टी है, वो ठाकरे के भतीजे जो है, क्या नाम है उनका, उद्धव ठाकरे, उद्धव जी की पार्टी है। उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत सारा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नाम से पार्टी है वो, मनसे, तो उसके भी बहुत सारे वाक़े ऐसे सुने गए हैं कि वो इस क्षेत्र के लोगों के साथ जो है बिहार से जो जाने वाले लोग थे उनके साथ दुर्व्यवहार करना, उनके साथ मारपीट करना, ये आम सी बात थी वहाँ पे। फिर बल्कि किसी ने बताया कि भाई तुम लोग जो ये ठाकरे परिवार है ये भी कभी मूलतः बिहार से ही निकला हुआ बताया गया। तो किसी ने इनकी पोल पट्टी निकाल ली फिर कि भाई तुम तो खुद ही बेसिकली बिहार से हो, भाई कभी 5-7 पीढ़ी पहले बस गए होंगे जाके इनके बाप दादे वहाँ। तो अब कुछ वहाँ शांति है इस तरह के मामलों में। तो देखती है 153A क्या कह रहा है भाई। ABC 3 पार्ट हैं इसके। पहला पार्ट कह रहा है बाय वर्ड्स ईदर स्पोकन और रिटन और बाय साइंस और बाय द विजिबल रिप्रेजेंटेशंस और अदरवाइज प्रमोट्स और अटेम्प्ट्स टू प्रमोट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज, कास्ट और कम्युनिटी और एनी अदर ग्राउंड व्हाटसोएवर disharmony or feelings of enmity, hatred or ill will between different religious, racial, language or regional groups or castes or communities। ये कह रहा कि बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपों द्वारा या अन्यथा, ठीक है, विभिन्न धार्मिक, मूल वंशीय या भाषाई या प्रादेशिक समूहों
जातियों या समुदायों के बीच असौहार्द अथवा शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधार पर या अन्य किसी भी आधार पर संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा। ए पार्ट कुछ समझ आया भाई? या तो शब्द बोले गए हों या लिखे गए हों, ठीक है, या कोई संकेत हो या कोई दृश्य रूपण हो। इस प्रकार से यदि ये जो व्यवस्था इसमें बताई गई है, धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई, प्रादेशिक समूह, तो इस तरह के मामले धारा 153A का ए पार्ट, ठीक है, बता रहा है। बी पार्ट कह रहा है कमिट्स एनी एक्ट विच इज़ प्रिजुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप्स और कास्ट और कम्युनिटीज़ एंड विच डिस्टर्ब्स और इज़ लाइकली टू डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। ये कह रहा है कि कोई ऐसा कार्य करेगा जो विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है और जो लोक प्रशांति में विघ्न डालता है या इसमें विघ्न पड़ना संभाव्य हो। ठीक है। थर्ड वन कह रहा है कि सी ऑर्गेनाइज एनी एक्सरसाइज, मूवमेंट, ड्रिल or other similar activity intending that the participants in such activity shall use or be trained to use criminal force or violence, or knowing it to be likely that the participants in such activity will use or be trained to use criminal force or violence, or participates in such activity intending to use or be trained to use criminal force or violence, or knowing it to be likely that the participants in such activity will use or be trained to be use criminal force or violence against any religious, racial, language or regional group or caste or community, and such activity for any reason whatsoever causes or is likely to cause fear or alarm or a feeling of insecurity amongst a member of such religious, racial, language or regional group or caste or community, shall be punished with the imprisonment which may extend to 3 years or with fine or with both। देखिए जो गा पार्ट है, गा पार्ट कह रहा है कि कोई ऐसा अभ्यास, आंदोलन, कवायद या अन्य ऐसा ही क्रियाकलाप इस आशय से संचालित करेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे। देखिए ये जो अभ्यास, आंदोलन, कवायद, इस तरह की ये जो भाषा इसमें इस्तेमाल हुई है, ये कहाँ से आपको कुछ नज़र आ रहा है इसमें कुछ? जी रिपीट करेंगे प्लीज। मैंने कहा इसमें जो बात आई है ऑर्गेनाइज एनी एक्सरसाइज, मूवमेंट। सर ये आर्टिकल 15 से भी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। इसमें सर धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान सबके बारे में। जी एक्चुअली ये इसको हाँ इसको 295A के साथ में भी हमेशा पढ़ा जाता है, मतलब वो सेक्शन भी जुड़ ही जाता है जब भी ये सेक्शन लगता है सर। हाँ बिल्कुल। और सेडिशन में भी हम देख लेंगे कई बार ऐसा होता है कि ये दोनों सेक्शंस होते हैं सर, 153 एंड 295। 153A का जो ये लेकर के भी इसमें दिया है ना, इसमें 295A भी एप्लीकेबल है। हाँ, क्योंकि धर्म से संबंधित बात आ रही है ना, और वहाँ धर्म वाले जो अपराध हैं, है ना, धार्मिकता के विरुद्ध जो अपराध हैं वो सब वो भी इसमें बिल्कुल, जहाँ धर्म की बात आ जाती है तो नेचुरल सी बात है कि वो सेक्शन तो अपने आप उठ के आएंगे, ठीक है ना। बाकी इसमें एक सेक्शन जो इसका सेकंड पार्ट कह रहा है ऑफेंस कमिटेड इन प्लेस ऑफ वर्शिप एटसेट्रा, पूजा के स्थान आदि में किया गया अपराध बता रहा है 153A का सेकंड वाला पार्ट। ये कह रहा है हुएवर कमिट्स एन ऑफेंस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 इन एनी प्लेस और वर्शिप
or in any assembly engaged in the performance of religious worship or religious ceremonies shall be punished with the imprisonment which may extend to 5 years and shall also be liable to fine। जो सेकंड पार्ट कह रहा है 153A का, ये कह रहा है कि पूजा के स्थान आदि में किया गया कोई अपराध, मान लीजिए कहीं कोई पूजा के लिए या किसी भी धार्मिक परंपराओं के लिए लोग इकट्ठा हैं और वहाँ पर कोई अपराध करेगा तो वहाँ वैसी स्थिति में ये 5 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान हो जाएगा, जबकि फर्स्ट पार्ट में कितनी सज़ा है, 3 वर्ष तक की सज़ा है पहले पार्ट में। और इसमें अमेंडमेंट हुआ 2005 में जाके 153AA जोड़ी गई, ठीक है, और 153AA जोड़ी गई, पनिशमेंट फॉर नोइंगली कैरिंग आर्म्स इन एनी प्रोसेशन और ऑर्गेनाइजिंग और होल्डिंग और टेकिंग पार्ट इन एनी मैस ड्रिल और मैस ट्रेनिंग विद आर्म्स। क्या समझे? ऑफेंस तो वही होगा ना जो यही जो हेट स्पीच वाला है सर। हाँ, अब ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप में भी ऑफेंस तो वही होना चाहिए ना, स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1। जो सेकंड की बात कर रहे हैं आप, जी हाँ, ऑफेंस तो वही है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्थान पे उन्होंने दे दिया, पूजा के स्थान पे असेंबल कोई लोग हो रहे हैं, मान लीजिए अभी जैसे ईद की नमाज के लिए लोग ईद की नमाज के लिए इकट्ठा थे, वहाँ कोई ऐसा कृत्य करता, कोई अपराध करता वैसा, या कहीं कोई मान लीजिए रामनवमी का जुलूस निकल के साथ ही करते हैं सर, हैं हमेशा अमृतपाल के साथ ही करते हैं सर। क्या आर्म्स के साथ पेश होते हैं सर वो वहाँ पे, जैसे गोल्डन टेम्पल में भी, हाँ हाँ कहीं पर भी, हाँ, तो वो इस एक्ट को करते हैं सर, और अमृतपाल बोलता भी है। क्या नहीं आर्म्स तो उनके उसमें जो कृपान अलाउ ही है, वो जो नहीं जुलूस है गन्स वगैरह भी साथ पे रखते हैं। हाँ, अगर गन्स रखेंगे तो वो तो गड़बड़ है, वो बाकी वो जो धार्मिक हिस्सा है कृपाण उसको तो एग्जेम्प्टेड है जी, वो एग्जेम्प्टेड है सर। हाँ। बट वो और भी बाकी हाँ। सारे रखते हैं सर। हाँ, बाकी अगर हथियार रखेंगे तो वो हथियार तो फिर गड़बड़ है। अब ये जो 153AA जोड़ा गया था, ये 2005 में जोड़ा गया था भाई, है ना, और इसका जो हम मंतव्य समझते हैं वो एक तरह से जो ये RSS वाले शाखा वगैरह लगाते हैं ना अपनी, उसको टारगेट करते हुए शायद मैं समझ पा रहा हूँ इसको। ये जो 2005 में जोड़ा गया, ये इसकी जो लैंग्वेज है उससे समझ आ रहा है। ये कह रहा पनिशमेंट फॉर नोइंगली कैरिंग आर्म्स इन एनी प्रोसेशन और ऑर्गेनाइजिंग और होल्डिंग और टेकिंग पार्ट इन एनी मैस ड्रिल और मैस ट्रेनिंग विद आर्म्स। क्या समझे? और इसके एक्सप्लेनेशन में क्या बता दिया, आर्म्स मीन्स आर्टिकल्स ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन डिजाइंड और एडेप्टेड एज ए वेपन्स फॉर ऑफेंस और डिफेंस एंड इंक्लूड फायर आर्म्स, शार्प एज वेपन्स, लाठीज, डंडाज एंड स्टिक्स। ये सब इसमें आर्म्स में इंक्लूड कर दिया। तो आप देखते होंगे कि जो संघ की शाखाओं में वो लाठी के साथ ड्रिलिंग कराते हैं ना वो लोग। सर इसमें भी होता है, मोमडन में भी एक वो झाड़ू निकालते हैं जो ताजिए वगैरह, वहाँ पे भी उनके पास भी ऐसे डेडली वेपन्स होते हैं। हाँ, वो उसमें क्या नाम, मुहर्रम के टाइम की बात कर रहे हैं आप, है ना? जी सर। मुहर्रम पे वो होता है ना, वो हुसैन की याद में जो है वो प्रदर्शन होता है जिसमें वो अपने को मतलब कि मारते काटते हैं, खुद अपनी बॉडी पे ही प्रहार करते हैं घातक हथियारों से, ठीक है ना? नॉन वाइटल पार्ट ऑफ बॉडी पे मारते हैं सर, वो वाइटल पार्ट पे नहीं मारते। वाइटल पे मारेंगे तो नमस्ते नहीं हो जाएगी जी। कोई कमर वगैरह पे ब्लीडिंग होती है, इस तरह के मामले होते हैं। चलो वो तो एक उनका एक मतलब एक परंपरागत मामला चला आ रहा है। तो यहाँ 153A का जो मेन टारगेट मुझे लगा है वो ये क्या कह रहा है, whoever knowingly carries arms in any procession or organize or holds or takes part in any mass drill or mass training with arms in any public place
in the contravention of any public notice or order issued or made under section 144A of the Code of Criminal Procedure 1973, 2nd of 1974, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 6 months and with fine which may extend to 2000 rupees. 2000 रुपये तक का जुर्माना और 6 माह तक की सज़ा का प्रावधान 153AA में बताया गया है। और धारा 144A का अमेंडमेंट भी मुझे लगे इसके साथ साथ ही किया होगा इन्होंने, है कि नहीं? धारा 144 तो आप जानते ही होंगे CRPC की। धारा 144 तो सुना होगा इन्हों। इसमें लोग भी पब्लिक न्यूसेंस की बात करता है। हाँ, धारा 144 जो है वो प्रतिबंधित करती है 5 या 5 से अधिक लोगों को एक साथ असेंबल होने के लिए, जी, है ना। तो ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ कुछ इस प्रकार के मामले होते हैं, त्यौहार वगैरह होते हैं या कुछ संवेदनशीलता किसी भी कारण होती है, तो धारा 144 लागू कर दी जाती है। और धारा 144 लागू करने के बाद जो है वो थोड़ा टाइट हो जाता है मामला। 144A भी 2005 में ही अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है सर। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि इसी के साथ 153AA जब जोड़ा गया तो वहाँ CRPC में 144A जोड़ा गया। एक ही विधि संशोधन अधिनियम से जोड़े गए होंगे ये। दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 का 25 की धारा 44A द्वारा अंतर्स्थापित। ठीक है, इज दैट ओके? यस सर, लेकिन वहाँ 16 है सर, सेक्शन 16 द्वारा अंतर्स्थापित है। ये जो ट्रिगर होगी इसका केस है ऑन द बेसिस ऑफ द नोटिस अंडर सेक्शन 144A इट कैन बी अप्लाइड। हाँ बिल्कुल, सब्जेक्ट टू द नोटिस होगा ये। ठीक है, ये तो कह रहा है कि धारा 144A के अधीन जारी की गई किसी लोक सूचना या किए गए किसी आदेश के उल्लंघन में किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध ले जाता है या सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध सहित जानबूझकर संचालन या आयोजन करता है या उसमें भाग लेता है तो वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी। यही तो कह रहा है। ठीक है, और स्पष्टीकरण में जो आयुध है, आयुध को इन्होंने थोड़ा सा वाइड कर दिया। आर्म्स में जो है, आर्म्स में इन्होंने लाठी, डंडे इत्यादि, छड़ी वगैरह, ये सब आर्म्स में इंक्लूड कर दिए यहाँ। सर ब्लंट वेपन आर्म्स में नहीं आएंगे क्या? इसमें स्पेसिफिकली कहा गया है शार्प एज वेपन्स। आर्म्स एक्ट में तो ये आते नहीं है, लाठी डंडा और ये सब, वरना तो जितने भी लोग बेचारे बुजुर्ग हैं वो सब 25/4 में अंदर हो जाए। नुकीली धाले वाले हथियार, लाठी, डंडा और छड़ी, वो केवल इस धारा के प्रयोजन से जो आयुध शब्द है, उस आयुध में इस धारा के संदर्भ में लाठी, डंडा और छड़ी आएंगे। क्योंकि सर जजमेंट आई थी उसमें फिर आर्म्स में स्पेसिफिकली डैगर को इंक्लूड किया गया था। डैगर, खंजर जो, हाँ, जो तो पहले आर्म्स में उसको नहीं रखा गया बोलते हैं उसको। सॉरी, कुदाल बोलते हैं, खंजर नहीं बोलते डैगर को। डैगर तो वो खोदने वाली चीज हो गया ना। नहीं सर, सर जो ऐसा होता है ना मूवीज में दिखाया जाता है कि रामपुरी चाकू है या खंजर है, थोड़ा सा मुड़ा होता है, तो सर वो खुकरी टाइप डैगर के लिए आया था सर। जी सर, जैसे खुकरी होती है नेपालियों के पास, वो तो नहीं पता सर। हाँ। बट बड़ा सा चाकू होता है सर, मुड़ा हुआ होता है, हाँ। दैट इज डैगर। इट इज आल्सो टाइप ऑफ नाइफ, शार्प एज नाइफ। हाँ जी, तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें जैसे शार्प एज वेपन लिखा हुआ है, तो अगर सपोज किसी के पास ब्लंट वेपन है, ब्लंट डैगर है, ब्लंट नाइफ है, तो वो इंक्लूड नहीं होगा यहाँ पे आर्म्स में? नुकीली धार वाले हथियार कह रहा है ये, है ना, शार्प एज्ड वेपन्स। सभी होंगे, क्योंकि वो
देखिए वो यहाँ की 153AA के बारे में स्पष्टीकरण कह रहा है। आर्म्स एक्ट क्या कह रहा है आर्म्स के विषय में, वो आर्म्स एक्ट में पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। जी यहाँ तो 153AA के संदर्भ में स्पष्टीकरण को आप पढ़ें। नुकीली धार वाले हथियार, लाठी, डंडा और छड़ी। और ये कह रहा है कि आयुध में अपराध या सुरक्षा के लिए हथियार के रूप में डिजाइन की गई या अपनाई गई किसी भी प्रकार की कोई वस्तु अभिप्रेत है, ठीक है ना। और जिसके अंतर्गत अग्निशस्त्र कौन होते हैं, ये पिस्टल वगैरह, बंदूक वगैरह, ये अग्निशस्त्र हो गए। और क्या, नुकीली धार वाले हथियार, लाठी, डंडा और छड़ी भी शामिल है। अब आपका प्रश्न ये है कि अगर कोई ब्लंट, मतलब जिसमें धार ना लगी हो, कोई ऐसा चाकू के लिए घूमता हो कि जो धारदार ना हो, तो क्या वो आर्म्स माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? आप यही तो पूछना चाह रहे हैं। जी सर, जी सर। क्यों शोभित, क्या होगा ऐसे विषय में? माना जाएगा सर वो भी। नहीं, ब्लंट ऑब्जेक्ट तो लाठी, डंडा और स्टिक भी है। इन केस आप मान लें हाँ, कि दैट इज नॉट अ शार्प एज वेपन एंड इंसाइड वुंड कैन नॉट बी caused by that of weapon, तो लाठी डंडा वगैरह ये जो इससे लेसरेटेड वुंड तो आ सकता है। तो सेम अगर उसको भी सर पे मारेंगे तो जैसे कि होता क्या, मोस्टली केस लॉज में फरसा एक होता है, तो फरसे से जब अटैक किया गया तो अगर वो शार्प एज जो उसका है उधर से अगर कट करता है तो इनसाइड वुंड आएगा। लेकिन अगर उसको वो कह रहा था कि मैंने तो पलट के मारा, मतलब जिधर से लेसरेटेड वुंड आना था, तो उन्होंने कहा देन इट इज आल्सो एन ऑफेंस। भाई वो पलट के मारा, लेसरेटेड वुंड आया तो उसको ये थोड़ी कह सकते हो इंजरी नहीं आई उसको। अब जैसे फावड़ा है, फावड़े को आप अगर पैनी की तरफ से मार दोगे, सीधा मारे तो भी और पलट के मारे तो भी वो और भी नुकसान करेगा। बिल्कुल नुकसान तो करेगा ही करेगा, नेचुरल सी बात है। यहाँ ऐसा ना, दोनों तरह के को बताया गया है, शार्प एज वाले भी हैं और जो लाठी डंडा स्टिक मींस ब्लंट ऑब्जेक्ट। जब इसका इंटरप्रिटेशन देखा जाएगा तो ब्लंट ऑब्जेक्ट वाला है। हाँ, अगर वो नुकीली नहीं है तो उसे ब्लंट में मान लेंगे, भाई ब्लंट तो लिए घूम ही रहा है, तो है ना। बट शोभी जी, जो स्टिक्स वगैरह है ना, उसको आप ब्लंट ऑब्जेक्ट में कंसिडर नहीं कर सकते। ब्लंट इज जिसको अभी धार नहीं लगाई गई है, तो लाठी को तो हम कभी धार नहीं लगाते। उस ब्लंट में उसको मेडिकल में अगर आप देखेंगे ना, मेडिकल जो स्टूडेंट्स आप पढ़ेंगे पारिक साहब का, जी जी, वो महाराष्ट्र साइड ज्यादा पढ़ाई जाती है, जो हमारे यहाँ तो मोदी को कंसीडर करते हैं वैसे, KN मोदी को। तो वो जो पारिक वाली है उसमें मैंने पढ़ा है, ये सब ब्लंट में ही होता है। आप देख रहे हैं, स्टिक से चोट आई हो, कुछ आई हो, डॉक्टर को तो एक्चुअल वेपन पता नहीं होता, लेकिन जितने आप पोस्टमार्टम या इंजरी रिपोर्ट आप पढ़ेंगे उसमें लिख देते हैं लेसरेटेड वुंड साइज इतने बाई इतने का एंड कैन बी कॉज्ड बाय हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट। तो हार्ड भी है और ब्लंट भी है, दोनों चीजें होगी ना स्टिक में। वो ये नहीं लिखते पर्टिकुलर स्टिक होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, हार्ड और ब्लंट। जी चलिए आगे पढ़ते हैं। 153B को देखते हैं। ये कह रहा इम्प्यूटेशंस एसर्शन प्रीजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन। 153B 153 खा कहता है कि राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन या प्राख्यान। ये कह रहा है whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representations or otherwise makes or publishes any imputation that any class of persons cannot by reason of their being members of any religious, racial, language or regional group or caste or community bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established or uphold the sovereignty and integrity of India, or B asserts, counsels, advises, propagates or publishes that any class of persons shall by reason of their being members of any religious, racial, language or regional group or caste or community be denied or deprived of their rights as citizens of India, or makes or publishes any assertion, counsel, plea or appeal
concerning the obligation of any class of persons by reason of their being members of any religious, racial, language or regional group or caste or community, and such assertion, counsel, plea or appeal causes or is likely to cause disharmony or feelings of enmity, of hatred or ill will between such members and other persons, shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years or with fine or with both. 153 खा बात करता है राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई लांछन या प्रख्यान कोई करेगा तो 153 बी में बुक किया जाएगा। ये कह रहा है ऐसा कोई लांछन लगाएगा या प्रकाशित करेगा कि किसी धर्म, किसी वर्ग के किसी व्यक्ति इस कारण से कि वे किसी धार्मिक, मूल वंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति समुदाय के सदस्य हैं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा नहीं रख सकते या भारत की प्रभुता और अखंडता की मर्यादा नहीं बनाए रख सकते, अथवा यह प्रख्यान करेगा कि परामर्श देगा, सलाह देगा, प्रचार करेगा, प्रकाशित करेगा किसी वर्ग के व्यक्तियों को इस कारण कि वे किसी धार्मिक, मूल वंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जातीय समुदाय के सदस्य हैं, भारत के नागरिक के रूप में उनके अधिकार न दिए जाए या उनसे वंचित किया जाएगा किसी वर्ग के व्यक्तियों की बाध्यता के संबंध में इस कारण कि वे किसी धार्मिक, मूल वंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जातीय समुदाय के सदस्य हैं, कोई प्रख्यान करेगा, परामर्श देगा, अभिभाग करेगा या अपील करेगा कि अथवा प्रकाशित करेगा और ऐसे प्रख्यान, परामर्श, अभिभाग या अपील से ऐसे सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों के बीच असामंजस्य अथवा शत्रुता की, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं उत्पन्न होती हैं या उत्पन्न होनी संभाव्य है, वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दंडित किया जाएगा, या दोनों से, जुर्माना या सज़ा या दोनों, तीनों चीज़ें हैं इसमें। तो 153 बी इस प्रकार के लांछन की बात कर रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कुछ लोग जोश जोश में भाषण देते देते जो है किसी वर्ग विशेष के बारे में कुछ बोल देते हैं, है ना, कि ये तो देश के प्रति गद्दारी कर रहे हैं, इनको तो यहाँ भेज दो, यहाँ भेज दो, वो सब यही कवर होगा ना, क्यों अमित? जी सर, जैसा कि आजकल मुख्यमंत्री जी भी कह देते हैं जोश जोश में क्या कहते हैं? मिट्टी में मिला दूंगा। नहीं, मिट्टी में वो तो माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात की है उसने, वो तो यहाँ नहीं आएगी भाई। अगर माफिया है कोई व्हाट्सोएवर तो वो मिट्टी में मिला देने वाली बात तो नहीं आएगी, पर अक्सर वो तो पर्टिकुलर पर्सन के लिए बोला है ना उन्होंने, तो यहाँ पे एक माफिया के विषय में बोला गया शब्द है, वो तो यहाँ नहीं कवर होगा। बाकी कई मामले ऐसे देखे होंगे आपने कि भाई इन्हें पाकिस्तान भेज दो, इन्हें अफ़गानिस्तान भेज दो, इन्हें वहाँ भेज दो, ये किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष पर कोई ऐसा लांछन लगाना कि भाई ये तो जो है ना, बोलता था 15 मिनट के लिए हटा लो पुलिस। हाँ, ये तो भारत के संविधान को नहीं मानता, ये फलाना आदमी, ये बागी है, फलाना है ना। तो इस टाइप के जो अगर कोई लांछन लगाएगा तो 153 बी वहाँ एक्शन में आएगा, ठीक है। और इसका सेकंड पार्ट कह रहा है कि whoever commits an offence specified in subsection 1 in any place of worship or in any assembly engaged in performance of religious worship or religious ceremonies shall be punished with imprisonment which may extend to 5 years। और ये कह रहा है कि जो 153 बी का जो पहले वाला पार्ट है, ये वाला अपराध यदि कोई पूजा स्थल पे करेगा तो यहाँ सज़ा की मात्रा बढ़ जाएगी। सामान्य तो जो सज़ा है वो कितनी, 3 वर्ष तक की है, और यही अपराध यदि किसी विशेष स्थान पे किया जाएगा, पूजा आदि इत्यादि में लोग संलिप्त हैं, पूजा कर रहे हैं या कोई सेरेमनी कर रहे हैं, वहाँ इस तरह की भाषा बोली जाएगी तो वहाँ सज़ा 3 से 5 वर्ष हो जाएगी बढ़ के, ठीक है भाई। जी सर। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, और भरत सर से मैं एक बार पूछ लेता हूँ क्या सीन है उनका, अब तक नहीं आए हैं, कोई मैसेज तो नहीं है उनका भाई?